हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर की और मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? ये टेक्निक होता है जिसमें हम यूज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के लिए जो यूजफुल होते हैं ह्यूमन को। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो EFB है, उन्होंने भी डिफाइन किया है बायोटेक्नोलॉजी को। उन्होंने कहा है इसे इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को, उनके सेल्स को कर सकते हैं, पार्ट्स देयर ऑफ सेल्स के पार्ट को कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब जो सेल्स में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद, तो ये डील करता है माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस, या तो माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस कर सकता है, जैसे हम कर्ड बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी हम स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना सकते हैं, तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ ए जीन, हम जीन को सिंथेसाइज करके उसका यूज कर सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, डीएनए के वैक्सीन बना सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें ना हम जेनेटिक मटेरियल लेते हैं। नॉर्मली सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और रिट्रोवायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम केमिकली अल्टर करते हैं। मतलब इसमें हम अपनी डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं और उसके बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। एज ए रिजल्ट उसमें क्या होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है फिनोटाइप में और वो डिजायर प्रोडक्ट बना सकता है। सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं स्टेराइल एम्बियंस। हम नहीं चाहते कोई अनवांटेड माइक्रोब भी साथ में ग्रो करे, तो हमें स्टेराइल एम्बियंस चाहिए। सो इट इज नेसेसरी इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में, जब हम चाहते हैं डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल को ग्रो करने के लिए, और इससे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स। नेक्स्ट है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। हम ना डीएनए आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें डिजायरेबल जीन्स होते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात करेंगे, जिसमें हम क्या करते थे, दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते थे। इसमें क्या हो सकता था, इंक्लूजन होता था एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता था अनडिजायरेबल जीन्स। तो अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते थे डिजायरेबल जीन्स के साथ। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ना हम सिर्फ आइसोलेट कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिजायरेबल जीन्स इन द टारगेट ऑर्गेनिज्म। एज ए रिजल्ट जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ डिजायरेबल जीन्स ही जाएंगे और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इन द होस्ट। तो अगर हमें ना डीएनए को होस्ट में डालना है ना, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर की जो डीएनए को ट्रांसफर कर पाए। दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो इससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं जीन्स को। या बैक्टीरियोफेज, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये ना डिलीवर कर सकते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब जिसमें डिजायरेबल जीन्स है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। तो हम चाहते हैं जो इंट्रोड्यूस डीएनए होस्ट में है वो मेंटेन रहे और वो डीएनए को प्रोजेनी में भी ट्रांसफर करे। तो एलियन जो डीएनए है वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट। सपोज वेक्टर से ना आपने डीएनए ट्रांसफर कर दिया होस्ट में, बट वो तब तक खुद से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। इन क्रोमोसोम्स, जो होस्ट का क्रोमोसोम्स है उसमें ना एक स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI भी कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो इसी रीजन के बाद से रेप्लिकेशन शुरू होती है। हम क्या करेंगे, एलियन डीएनए लेंगे जिसमें डिजायर्ड जीन्स है, उसे हम लिंक कर देंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा एलियन डीएनए है मल्टीप्लाई होगा, इनहेरिट होगा, पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा अलॉन्ग विद होस्ट डीएनए। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसे rDNA भी कहते हैं, इसे प्रोड्यूस किया था स्टैनली कोहेन ने एंड हर्बर्ट बोयर ने इन 1972। उन्होंने क्या किया,
आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड लिया और उसमें से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया और उस जीन को लिंक कर दिया विथ नेटिव प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड के साथ लिंक किया ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स लिंक कर दी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हम बात करेंगे। इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। 1963 में ना दो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। तो दो एंजाइम हमने आइसोलेट किए इकोलाई से जो बैक्टीरियोफेज को ग्रो नहीं होने दे रहे थे। एक एंजाइम क्या कर रहा था, वो ऐड कर रहा था मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, इकोलाई के डीएनए में वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, और जो दूसरा एंजाइम था वो कट कर रहा था डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज। एज ए रिजल्ट बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ थी वो रिस्ट्रिक्ट हो रही थी और इन एंजाइम्स को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम था HindII। ये क्या करता था, ये हमेशा डीएनए को कट करता था, डीएनए के मॉलिक्यूल को, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो 6 बेस पेयर की एक स्पेशल सीक्वेंस को वो हमेशा रिकॉग्नाइज करता था, उसी के बाद वो डीएनए को कट करता था, उसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HindII कहते हैं। अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट हुए हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो इंडिकेट करता है जीनस को। सेकेंड 2 जो लेटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। एग्जाम्पल है जैसे इको R1, इसका जो ई है वो आया है इश्चेरिकिया, जीनस जो है वो इश्चेरिकिया है तो ई वहां से आया है। कोलाई क्या है, स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है जहां से ये आइसोलेट किया गया है एंजाइम, तो CO वहां से आया है। अगर हम बात करें R की, R इज डिराइव फ्रॉम द स्टेन, तो कौन से स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे स्टेन का नाम है RY13 और लास्ट में यहाँ पे क्या है 1 है। 1 क्या है, रोमन नंबर है और ये बताता है ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। तो इस स्टेन ऑफ बैक्टीरिया से पहला ये एंजाइम आइसोलेट हुआ था तो इसे इको R1 कहते हैं। सिमिलरली HindII जो है इसे आइसोलेट किया गया था बैक्टीरिया से जिसका नाम था हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले है एक्सोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ना वो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए, वेयरएज जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना दे मे कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाते हैं विद इन द डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स 5' to 3' डायरेक्शन एंड 3' to 5' डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, अगर आप दोनों तरफ से रीड करोगे ना, सपोज 5' से 3' आप दोनों स्ट्रैंड में रीड करोगे तो आएगा GAATTC GAATTC, और आप 3' से 5' पे रीड करोगे CTTAAG CTTAAG। तो दोनों तरफ ये क्या होती है, सीक्वेंस सेम होती है, इसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कहते हैं। अब ये जो एंजाइम है पहले इसको पढ़ेगा, देन बाइंड टू डीएनए, डीएनए के साथ बाइंड करेगा, कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा ऑफ डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो जो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बैकबोन होता है शुगर फॉस्फेट का, वहां पे ये कट लगाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम इको R1 की बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास 2 डीएनए है, एक हमारे पास वेक्टर डीएनए है और एक है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं ये जो डीएनए है वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ जाए। सबसे पहले हम इको R1 लेंगे। जो इको R1 है वो रिकॉग्नाइज करेगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और यहाँ पे ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है GAATTC, दोनों तरफ GAATTC ये रीड करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड, सबसे पहले ना ये यहाँ पे ना डीएनए के सेगमेंट के साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद उसे कट करेगा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइड।
तो सेंटर से लिटिल अवे वो क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा, बट बिटवीन द टू सेम बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, और सेम बेसिस पे कट करेगा। मतलब वो G और A के बीच में कट लगाएगा, यहाँ पे G और A के बीच में, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट लगाएगा, G और A के बीच में लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर वो कट लगाएगा। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एट द एंड। तो इसकी वजह से ना एक सिंगल स्टैंडर्ड क्या आ जाएंगी, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलेंगी इन द एंड, और इन जो ये स्ट्रेचेस हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रेचेस हैं, इसे हम स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड जो होते हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कट काउंटर पार्ट है उनकी बेसिस के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, हमने वेक्टर डीएनए लिया था, फॉरेन डीएनए लिया था, और दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगी ना, दे हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, दोनों में सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड होगा। हम दोनों स्टिकी एंड को आपस में जोड़ सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और इसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज से हम दोनों सेगमेंट को जोड़ सकते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारे पास फॉरेन डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और हमने वेक्टर लिया है डीएनए प्लास्मिड। प्लास्मिड बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हमने यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें ट्रांसफर करना है, तो दोनों को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। इसकी हमें फ्रेगमेंट मिलेगी और यहाँ पे हमें एक जगह मिलेगी, दोनों क्या होंगी, सेम होगी, तो लाइगेज से हम इसको इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया। अब हम इसे ना होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट होगा हमारा बैक्टीरिया ई कोलाई, उसमें हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना ई कोलाई में चला जाएगा। अब जो ई कोलाई है वो पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना पाएगा। अब जब ई कोलाई ना डिवाइड करेगा तो हमारा क्या हो रहा है, क्लोनिंग हो रहा है होस्ट का। एज ए रिजल्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा और प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना वो डीएनए को कट कर सकता है, एज ए रिजल्ट डीएनए की फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगी। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक, और इन फ्रेगमेंट्स को हम एक टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। उस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर डीएनए की फ्रेगमेंट्स की हम बात करें ना, ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जो इससे नेगेटिवली चार्ज बनाता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हम इसे एनोड की तरफ मूव करेंगे, एक तरफ कैथोड होगा, एनोड होगा, एनोड का पॉजिटिव चार्ज होगा तो डीएनए एनोड की तरफ मूव करेगा अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, थ्रू ए मीडियम और मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक मीडियम और मैट्रिक्स डालते हैं जिसमें डीएनए की फ्रेगमेंट मूव कर सकती है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है उसे हम एगेरोस कहते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर है सीवीड का। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगेरोस जेल। जो एगेरोस जेल है ना उसमें सीविंग इफेक्ट होता है, मतलब ये पोरस होता है, और पोरस होने की वजह से इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करती है, और ये साइज के अकॉर्डिंग जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होती हैं। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट, जितना स्मॉल होता है ना फ्रेगमेंट, द फादर इट मूव्स, उतना वो ज्यादा दूर मूव करता है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम तभी देख सकते हैं जब हम उसे स्टेन करते हैं विद ए कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। उसके बाद हम उसे एक्सपोजर देते हैं यूवी रेडिएशन का। हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड्स ऑफ डीएनए जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगेरोस जेल। जो बैंड सेपरेट हो गए हैं ना डीएनए के, उसको हम कट कर सकते हैं एगेरोस जेल से, और एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल के पीस से, और इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूशन। These purified DNA are used to construct recombinant DNA, और इन DNA से ना हम recombinant DNA बना सकते हैं जब हम इन सेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के साथ। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। ये एक DNA का मॉलिक्यूल होता है that can carry a foreign DNA segment, जो कैरी कर सकता है foreign DNA segment, जो क्या होता है जिसमें डिजायर जीन्स होते हैं, and can replicate inside the host cell,
और ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकता है। इसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। इन दोनों के डीएनए के साथ हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए सेगमेंट जोड़ सकते हैं और ये दोनों रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल में। प्लाज्मिड की बात करेंगे, ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है, उसको छोड़ के भी एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में जो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। पर सेल ऑफ बैक्टीरिया में 1 से 2 प्लाज्मिड होते हैं, बट कुछ सेल्स में ना 15 से 100 कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो सकती हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दे हैव हाई नंबर पर सेल, तो ये भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं पर सेल। दे हैव वेरी हाई नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल, तो जब ये बैक्टीरियल सेल पे ना अटैक करते हैं तो अपने जीनोम की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों क्लोनिंग वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए सेगमेंट को जोड़ देते हैं और ये जो क्लोनिंग वेक्टर है होस्ट में ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए इज आल्सो मल्टीप्लाइड, तो हमारा फॉरेन डीएनए सेगमेंट है वो भी क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका जो नंबर है दैट इज इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर। तो जितना प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की कॉपीज बनती है उतना लिंक्ड जो डीएनए है उसके भी कॉपीज बन जाती है। नेक्स्ट है फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। अगर हम चाहते हैं कि वेक्टर में हम अपनी डिजायर्ड जीन्स डालें और वो डिजायर्ड जीन्स होस्ट में ट्रांसफर हो जाए, तो हम वेक्टर को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले वेक्टर में ना होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम ORI भी कहते हैं। दिस इज ए सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होता है। ए पीस ऑफ डीएनए लिंक टू द ORI कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, तो हम क्या करते हैं, जो पीस ऑफ डीएनए है जिसमें डिजायर्ड जीन्स है उसे हम लिंक करते हैं ORI के साथ। एज ए रिजल्ट वो जो डीएनए है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल में। दिस ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, तो ये जो ORI है वो कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है कि कितनी ज्यादा कॉपीज बनेंगी लिंक्ड डीएनए की। फॉर गेटिंग मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, हम चाहते हैं जो टारगेट डीएनए है उसकी काफी ज्यादा कॉपीज बने, सो इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, तो हम वो वाला वेक्टर चूज करेंगे जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर, मतलब ज्यादा कॉपी बनाता है वो लिंक्ड डीएनए की। सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर। इट इज ए जीन, एक जीन है जो हेल्प करती है हमें सिलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट को और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। When a piece of DNA is introduced in a host bacterium, सपोज हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है और अगर हम उसे होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर पाए तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं, और अगर हम डिजायर्ड डीएनए को होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उसे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। जो सिलेक्टेबल मार्कर इकोलाई में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। ये जो जीन्स होती है ना वो उस बैक्टीरिया को ना प्रोटेक्ट करती है इन एंटीबायोटिक से। हम क्या करेंगे, सपोज एम्पिसिलिन जो जीन्स है उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, अपना डिजायर्ड डीएनए डाल देंगे। एज ए रिजल्ट जो इकोलाई होगा वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा है तो मतलब क्या है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो नॉर्मल जो इकोलाई है दे हैव नो रेजिस्टेंस, जो नॉर्मल इकोलाई है उनके पास ये रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड है क्लोनिंग साइट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्लाज्मिड है PBr322, ये इकोलाई का प्लाज्मिड है। यहाँ पे ORI है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और ये डिफरेंट साइट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे कट लगा सकते हैं, तो इन्हें हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। टू लिंक द एलियन डीएनए, हम चाहते हैं कि इस वेक्टर के साथ हम एलियन डीएनए जोड़ पाए। द वेक्टर नीड ए सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए या तो सिंगल या वेरी फ्यू साइट चाहिए। इफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इज प्रेजेंट देन इट जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। सपोज एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 2 रिकॉग्निशन साइट है तो वो क्या करेगा, इसे 2 जगह से कट लगा देगा, और 2 जगह से कट लगाने से ये कॉम्प्लिकेट करता है जीन क्लोनिंग। तो हम चाहते हैं हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए, साइट होना चाहिए जहां पे वो कट लगाए। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, अगर हम चाहते हैं एलियन डीएनए को यहां पे जोड़ना, इट इज कैरीड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट, तो एक ऐसी जगह कट लगाएंगे
इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हमें पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। यहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। हम चाहते हैं कि यहाँ तो यहाँ पे कट लगे, यहाँ तो यहाँ पे कट लगे, इन जीन्स की जगह हम अपना डीएनए जोड़ पाए। एग्जाम्पल है लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को हम यहाँ पे जोड़ेंगे BAMH1, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट लगाएगा, टेट्रासाइक्लिन जीन को रिमूव करके हम अपना जीन डाल पाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा जब हमारा जीन यहाँ पे जाएगा। और अगर लाइगेशन डज नॉट अकर, हमारा डीएनए यहाँ पे नहीं गया, तो उसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहेंगे। PBR322 की डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे हिंद3, ECO-R1, BAMH1, SAL1, PBU2, PST1 एंड CLA1 ऑन द बेसिस ऑफ एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट साइट है। ROP क्या है, यहाँ पे एक सेगमेंट है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। हमने क्या किया था, BAMH1 से यहाँ कट लगाया था, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है उसको रिमूव करके फॉरेन डीएनए डाला था। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा उसमें अब ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को सिलेक्ट करना चाहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें डीएनए नहीं गया है, सबसे पहले हम उसे प्लेट करेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में और उसके बाद उसे हम ट्रांसफर करेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। अब जो रिकॉम्बिनेंट है ना एम्पिसिलिन मीडियम में, वो क्या करेगा, ग्रो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो अभी हमने रिमूव कर दिया था, तो उस मीडियम पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसमें ये दोनों जीन्स प्रेजेंट है, वो दोनों मीडियम में ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। हमने रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट किया था इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक से, और ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें ना साइमल्टेनियसली प्लेटिंग चाहिए, दो प्लेट्स में। एक जगह हम प्लेटिंग करते हैं टेट्रासाइक्लिन की और एक तरफ एम्पिसिलिन की प्लेटिंग करते हैं। इकोलाई को दोनों में ग्रो करते हैं और ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। सो दैट्स वाई हमने एक ऑल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया है। इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। हमारे पास एक प्लाज्मिड होगा और उसमें क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस एक एंजाइम की होगी और उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना कोडिंग सीक्वेंस की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, क्योंकि अब हमने ये जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया, तो जो इनएक्टिवेशन हो जाएगा जीन का और बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। वेरएस नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें ना कोई भी इंसर्ट नहीं होगा। जो कोडिंग सीक्वेंस है ऑफ एंजाइम है उसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिप्लेस नहीं किया, तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करेगा और ये क्रोमेटोजेनिक सब्सटेंस में ना ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। वेरएस रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ, इनएक्टिवेशन हो गया बीटा गैलेक्टोसिडेज का, क्योंकि इसकी सीक्वेंस को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिप्लेस कर दिया था, तो ये कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा और कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, और इसमें कोई कॉलोनी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो एज ए रिजल्ट हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ना एक पैथोजन होता है जो इन्फेक्ट करता है मैनी डाइकॉट प्लांट को। ये डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए जिसे टीडीएनए कहते हैं और ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल ऑफ प्लांट को इनटू ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर के सेल्स है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल विच इज रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज नॉट पैथोजेनिक टू द प्लांट। हम क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का, वो प्लाज्मिड लेते हैं और इसमें जो हार्मफुल जीन्स है उसको रिमूव करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, तो हम अपना क्लोनिंग वेक्टर बना सकते हैं और ये पैथोजेनिक नहीं होता प्लांट को। स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म, हम स्टिल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट। सो एज ए रिजल्ट जो प्लांट है वो डिजायर प्रोडक्ट बना पाएगा। सिमिलरली जो एनिमल्स है उसमें रिट्रोवायरस होता है। रिट्रोवायरस इन एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इन कैंसरस सेल, तो कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं हार्मफुल जीन्स को रिमूव करके और डिलीवर कर सकते हैं डिजायरेबल जीन्स इन एनिमल सेल। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट वो होता है जो इजीली रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले ले।
डीएनए ना एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, इट कैनॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है बिकॉज ऑफ लिपिड्स, तो डीएनए इजिली उसको पास नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, हम फोर्स करते हैं बैक्टीरिया को ताकि वो प्लाज्मिड ले ले। द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को हम कॉम्पिटेंट करते हैं ताकि वो उस डीएनए को ले ले। तो बैक्टीरियल सेल को ना हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटाइन, जैसे कैल्शियम के साथ ट्रीट करते हैं। डीएनए एंटर द बैक्टीरिया, उसके बाद जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर करता है थ्रू पोर्स इन सेल वॉल। उसके बाद जो बैक्टीरिया का सेल है उसको इंक्यूबेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, तो आइस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ बैक्टीरिया का सेल को हम इंक्यूबेट करते हैं। देन दे आर प्लेस ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हम टेम्परेचर रेज कर देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, इसे हीट शॉक करते हैं और उसके बाद वापस उसे हम आइस में रख देते हैं। दिस एनेबल द बैक्टीरिया, एज ए रिजल्ट जो बैक्टीरिया है वो कॉम्पिटेंट हो जाता है एंड इट कैन टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अदर मेथड, बाकी मेथड जिससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट, सबसे पहला है माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल सकते हैं। सेकंड है बायोलिस्टिक, इसे जीन गन भी कहते हैं। इसमें सेल्स को बम्बार्ड किया जाता है, मतलब हिट किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड एंड टंगस्टन के, इसे कोट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ और इसे हिट करते हैं सेल में। एज ए रिजल्ट सेल ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेता है और ये मेथड सूटेबल होता है प्लांट्स के लिए। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, अभी हमने बात की थी एग्रोबैक्टीरियम इन प्लांट और रिट्रोवायरस इन एनिमल, तो ये इन्फेक्ट करते हैं सेल को, तो इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे। द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू आर ट्रीटेड विद एंजाइम, तो बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू को ना हम एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया में यूज होगा, सेलुलेस प्लांट में और काइटिनेस फंगस में यूज होगा, तो ये क्या करेगा, इनकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, तो सेल इज ब्रोकन। एज ए रिजल्ट डीएनए तो रिलीज होगा, साथ में बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स रिलीज हो जाएंगे। हम आरएनए को रिमूव करेंगे बाय ट्रीटिंग विद राइबोन्यूक्लियस, ये आरएनए को ब्रेक डाउन कर देंगे। प्रोटीन्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएस, वो प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे और बाकी जो मैक्रोमोलिक्यूल है हम उनको रिमूव कर सकते हैं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में। एंड में हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ डीएनए मिलेगा। सो व्हेन चिल्ड इथेनॉल, हम काफ़ी कोल्ड इथेनॉल लेंगे और उसे हम ऐड करेंगे, जो प्यूरिफाइड डीएनए है प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा इन द सस्पेंशन। सेकेंड है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। जो प्यूरिफाइड डीएनए है उसे इंक्यूबेट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वो उसे कट करेगा ऑप्टिमल कंडीशन में, डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए ना नेगेटिवली चार्ज होता है और वह मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम एनोड करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए को भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं और उससे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। आफ्टर कटिंग द सोर्स डीएनए एंड वेक्टर डीएनए, तो हम फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को दोनों को कट करते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर आर मिक्स, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को मिक्स करते हैं और दोनों ना एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं बाय लाइगेज एंजाइम और हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थर्ड है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन में हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के यूजिंग पीसीआर। पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द सेल हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। पीसीआर इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग स्टेप्स, तो फॉलोइंग स्टेप्स में ये होता है। पहला है डीनेचुरेशन, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, तो इसे हम डीनेचर करते हैं। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो हम इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं हाई टेम्परेचर अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस में। हीटिंग रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, हीटिंग से दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं
ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, और जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। सेकेंड स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग में हम दो सेट ऑफ प्राइमर लेते हैं। प्राइमर होता है स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन, तो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है और हम दो चेन लेते हैं, इसे हम मीडियम में ऐड कर लेते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए एट 3' एंड। हमारे पास दो टेम्पलेट थी, दोनों के 3' एंड पे दोनों प्राइमर जुड़ जाते हैं क्योंकि ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। थर्ड है एक्सटेंशन। हम डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है इन प्राइमर को बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट, तो दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, तो हमारे दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं उसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर पाता है, और इसे हमने आइसोलेट किया बैक्टीरिया से, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमने ना डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर लिया था तो उसमें भी ये एक्टिव रह सकता है। ऑल दीज स्टेप्स आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। तो अगर हम ये जो तीनों स्टेप्स है ना बार बार रिपीट करेंगे तो हमें मल्टीपल कॉपीज मिलते रहेंगी और हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं अराउंड 1 बिलियन कॉपीज। तो हम 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फोर्थ पार्ट है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल स्लैश ऑर्गेनिज्म। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम होस्ट सेल को क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट करते हैं यूजिंग एनी इंसर्शन मेथड। हम डिफरेंट इंसर्शन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे वेक्टर, बायोलिस्टिक जीन गन यूज कर सकते हैं या माइक्रो इंजेक्शन। डायलाइगेटेड डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रिसिपिएंट सेल में। दे विल टेक अप डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग। इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, सपोज रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, वो ट्रांसफर हो जाएगी ई कोलाई के सेल में, और जो ई कोलाई का सेल होगा होस्ट सेल, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो जाएगा। इफ ट्रांसफॉर्म सेल आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट, और अगर हमने इन सेल्स को अगार प्लेट में स्प्रेड किया जिसमें एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, तो ओनली ट्रांसफॉर्म विल ग्रो। जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, बट जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे क्योंकि उनमें ये जीन्स प्रेजेंट नहीं है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे एम्पिसिलिन में। फिफ्थ है obtaining the foreign gene product. The aim of recombinant DNA technology is to obtain desired protein. तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी से हम डिजायर प्रोटीन बना सकते हैं, और जो फॉरेन जीन है ना उसे हम डालते हैं हेटेरोलॉगस होस्ट में। एक होस्ट में फॉरेन जीन डालते हैं, उसे हेटेरोलॉगस होस्ट कहते हैं। एज ए रिजल्ट वो ना प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और उस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। सेल विद फॉरेन जीन कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी, और जो सेल्स हैं जिनमें फॉरेन जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लैब्स में ग्रो कर सकते हैं। द कल्चर आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड प्रोटीन। कल्चर एक ऐसा मीडियम है जहां पे वो ग्रो करते हैं, तो जब वो ग्रो करते हैं तो वो एक्सप्रेस करके जीन्स को डिजायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसे हम प्यूरिफाई करते हैं सेपरेशन टेक्निक से। द सेल्स आर मल्टीप्लाइड इन कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में हम उसे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या, द यूज्ड मीडियम, एक यूज्ड मीडियम जहां से न्यूट्रिशन सेल्स ने ले लिया है उसे हम ड्रेन आउट करते हैं वन साइड से, और फ्रेश मीडियम जिसमें नए न्यूट्रिएंट्स, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसे ऐड करते हैं अदर साइड से। इट मेंटेन द सेल मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, क्योंकि उसको नए न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा डिवाइड करेगा, तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है और वो प्रोड्यूस करता है लार्ज बायोमास, और वो यील्ड करता है डिजायर्ड प्रोटीन। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर। ये एक लार्ज वेसल होते हैं इन विच रॉ मटेरियल, मतलब हम कल्चरल मीडियम लेते हैं रॉ मटेरियल, उसे हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में एंजाइम में यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। बायोरिएक्टर ना लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये प्रोसेस कर सकते हैं 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर। तो 100 से 1000 लीटर कल्चर हम इसमें डाल सकते हैं। बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, तो ये ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर, फास्ट स्टर टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर ये यूजुअली ना सिलेंड्रिकल होता है, इसकी बेसिस ना कर्व्ड होती है और ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। रिएक्टर में कल्चर मीडियम और सेल्स होते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स करता है। द स्टरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, तो जो भी सेल्स होते हैं ना उसको
ऑक्सीजन चाहिए तो उसको अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है और एयर को ना बबल करते हैं थ्रू द रिएक्टर। स्टेराइल एयर को हम इसमें बबल करते हैं। इसमें एजिटेटर सिस्टम होता है, ब्लेड प्रोपेलर होते हैं जो मिक्सिंग करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ पे फोम ब्रेकर है, अगर फोम बन जाए ना तो वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट कर सकता है, तो फोम को ब्रेक करना होता है। टेम्परेचर कंट्रोल और पीएच कंट्रोल का भी यहाँ पे सिस्टम होता है। साथ में सैंपलिंग पोर्ट होता है सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। सैंपलिंग पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कल्चर हम टाइम पे विड्रॉ करते हैं ताकि हम चेक कर पाए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है। सेकंड है स्पार्ज-स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसमें ना स्पार्जर होता है, स्पार्जर से ना हम एयर पास कर सकते हैं और ये ना रोटेट करता है, एज ए रिजल्ट ना ये बबल्स प्रोड्यूस करता है। जो बबल्स होते हैं ना वो ड्रामेटिकली इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर के एरिया को और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, तो इसमें अच्छे से ऑक्सीजन सेल्स को मिलता है। नेक्स्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, जब बायोसिंथेटिक स्टेज हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। तो ना प्रोडक्ट को सीरीज ऑफ प्रोसेस पास करने पड़ते हैं बिफोर इट इज मार्केटेड, फिर उसके बाद हम उसको मार्केट कर सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट को। और जो प्रोसेसेस हैं उसमें इंक्लूड होता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, उसके बाद जब हम उसे क्या करते हैं प्यूरिफाई कर लेते हैं, उसमें हम सुटेबल प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। सच फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स के केस में क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं ताकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो टेस्टिंग होती है वो वेरी करती है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आई होप आपको इस चैप्टर की क्विक रिवीजन समझ आई हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।